बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है रोल ऑफ लिपिड्स इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। Although there are numerous roles of lipids in biological membranes, but I shall not go into the details and depth of all these roles, and I shall keep myself limited to the basic and structural roles of lipids in biological membranes. तो इनिशियली हम उन लिपिड्स को डिस्कस करेंगे जो नॉन बायोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर इन्वॉल्व हैं, यानी द सिंपलेस्ट ऑफ दीज फॉर्म्स, और फिर हम नॉन लिविंग वर्ल्ड में इनके रोल से फिर लिविंग सिस्टम्स की तरफ या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स की तरफ आएंगे। तो फर्स्ट स्लाइड पर आ जाएं अगर आप। तो जहाँ मैंने बताया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स, स्पेशली जो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, जिन्हें हम फैटी एसिड्स भी कह देते हैं, तो इनके अंदर डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हमने बात की थी कि इनके अंदर पोलर एंड भी होता है और नॉन पोलर एंड भी होता है, और इस वजह से ये पोलर और नॉन पोलर एनवायरनमेंट दोनों में एफिनिटी शो कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाएं फर्स्ट स्लाइड पर। तो मैंने ये बताया कि फैटी एसिड्स मेड अप ऑफ 10 और मोर कार्बन एटम्स आर नियरली इनसॉल्युबल इन वाटर, एंड बिकॉज ऑफ देयर लोअर डेंसिटी दे फ्लोट ऑन द सरफेस व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। अनलाइक पैराफिन और अदर अल्केन्स, आपको पता है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इस वजह से ये सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में होते हैं। पैराफिन जैसे आपको पता है कि सेमी सॉलिड जेल होती है, तो दे टेंड टू पडल ऑन दी वाटर सरफेस। दीज फैटी एसिड्स, ये जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनकी लेंथ जो है 8 to 10 कार्बन एटम्स तक होती है, these fatty acids spread evenly over an extended water surface, eventually forming a monomolecular layer in which the polar carboxyl groups are hydrogen bonded at the water interface and the hydrocarbon chains are aligned together away from the water. अब अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो इसी बात को फिगर में इसने दिखाया हुआ है और इधर से समझना काफ़ी आसान हो जाता है इसको। अब इधर दो फिगर्स हैं और इसमें एक में सिंगल टेल्ड जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, सिंगल टेल्ड लिपिड्स हैं, वो दिखाए हुए हैं। उसके बाद डबल टेल्ड या टू टेल्ड जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दिखाए हुए हैं। लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है कि इनका जो हाइड्रोफिलिक एंड है या पोलर एंड है, दैट इज़ फेसिंग टुवर्ड्स वाटर एंड दैट इज़ बेसिकली सॉल्वेटेड बाय द वाटर। But the hydrophobic end or the long chain hydrocarbon tail is facing towards air, and this is showing that this non-polar part is not solvated by the water. तो यहाँ से आप easily देख रहे हैं कि ये जो इसका dual character है काफ़ी ज़्यादा वाज़े हो रहा है। थर्ड स्लाइड पर आ जाएं। तो सरफेस एक्टिव एजेंट्स बेसिकली हम सरफेक्टेंट्स को कहते हैं। ये सरफेसेस के साथ इंटरफियर करते हैं। अदरवाइज जो लिक्विड्स होते हैं, पोलर लिक्विड्स में अगर इनको आप ड्रॉप कर दें तो वहाँ उनके साथ इंटरफियर करते हैं, उनकी सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं वगैरह वगैरह। तो वी नाउ नो दैट ऑयल फॉर्म्स अ मोनोमोलिकुलर लेयर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जैसे हमने अभी फिगर में देखा है, इन विच द पोलर हेड्स ऑफ द एम्फीफिलिक ऑयल मॉलिक्यूल्स आर इमर्स्ड इन वाटर एंड देयर हाइड्रोफोबिक टेल्स extended into the air. The calming effect of oil on rough water is a consequence of a large reduction in the water surface tension. An oily surface film has the weak intermolecular cohesion characteristic of hydrocarbons rather than the strong intermolecular attractions of water responsible for its normally large surface tension. तो हमें पता है कि जो पोलर सॉल्वेंट्स हैं या पोलर सब्सटेंसेस हैं, उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। जैसे आप पानी में देख लें कि हाइड्रोजन फोर्सेस हैं वो किस तरह स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रही हैं और उन्होंने कैसे वाटर मॉलिक्यूल्स को बाइंड किया हुआ होता है। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर आप पोलर सॉल्वेंट्स को देखें, ये ऑयल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो इसमें वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस होती हैं इनके अंदर, और ज़्यादा ये एक स्ट्रॉन्ग पुल नहीं होता मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के लिए। तो यही बात यहाँ कर रहा है कि जैसे ही हम ऑयल को ड्रॉप करते हैं किसी भी वाटर सरफेस के ऊपर, तो वो वहाँ पर स्प्रेड होने के बाद एक थिन लेयर बना देता है उसके ऊपर, और वो जो थिन लेयर है उसकी प्रॉपर्टीज़ वाज़ेह तौर पर डिफरेंट हैं वाटर से। तो क्योंकि इन जो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर वीक फोर्सेस होती हैं,
तो ओवरऑल ये वाटर की सरफेस टेंशन को भी रिड्यूस कर देते हैं। जो वाटर के अंदर वाटर की सरफेस टेंस हुई पड़ी होती है स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, तो ये वाटर की सरफेस टेंशन को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएंगे। लिपिड्स एग्रीगेट टू फॉर्म माइसेल्स एंड बाइलेयर्स। लिपिड्स की बहुत अहम प्रॉपर्टी है कि ये एग्रीगेट्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और क्योंकि हमने पढ़ा है कि इनके दोनों एंड्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक भी और हाइड्रोफिलिक भी, और हमने ये भी एक प्रॉपर्टी पढ़ी है केमिस्ट्री के अंदर कि लाइक डिजॉल्व लाइक। तो इस तरह से जो हाइड्रोफोबिक सॉल्यूट्स हैं वो हाइड्रोफोबिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होंगे, और हाइड्रोफिलिक सॉल्यूट्स हैं वो हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे, या सॉल्वेशन उनकी वहीं पर पॉसिबल होगी। तो इस तरह से जब हम किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर या एक्वस मीडियम के अंदर जब हम किसी लिपिड को ड्रॉप करते हैं, तो उसमें दो एंड्स होने की वजह से उसका जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है वो फ़ौरन से इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक, तो उसका जो पोलर एंड है सिर्फ वही सॉल्वेट हो सकेगा। जो उसका नॉन पोलर एंड है या नॉन पोलर लॉन्ग टेल है, ये सारी जब इकट्ठी होंगी तो इस तरह से एग्रीगेट फॉर्मेशन हो जाएगी, और इस तरह के एग्रीगेट्स जो बनते हैं इनको हम माइसेल्स कह देते हैं। इन माइसेल्स की भी एक प्रॉपर्टी होती है कि इनका जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है दैट इज़ बरीड इनसाइड, एंड द हाइड्रोफिलिक पोर्शन विच इज़ एक्चुअली सॉल्वेटेड बाय द एक्वस सॉल्यूशन और एक्वस एनवायरनमेंट that is facing towards the outer surface, and the hydrophobic portion is buried inside. अब हम commonly यूज़ करते हैं, सोप्स होते हैं, डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं, सर्फेक्टेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें एक जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो ये है कि क्लींजिंग एक्शन है इनका, इन सारे एजेंट्स का क्लींजिंग एक्शन है। हम बर्तन धोते हैं या कपड़े धोते हैं या हैंड्स वॉश करते हैं, तो उससे ये होता है कि डिफरेंट किस्म का वेस्ट जो होता है उसमें जो लिपिड काइंड ऑफ वेस्ट हो सकता है या पोलर वेस्ट, जितना भी वेस्ट होता है वो सारे का सारा ये सर्फेक्टेंट्स जो हैं या आपके डिटर्जेंट्स या सोप्स वगैरह ये रिमूव कर देते हैं, इनकी प्रॉपर्टी है। तो ये बेसिकली इसी जो लिपिड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है इसी वजह से पॉसिबल होता है। अब होता ये है कि जो उसका ऑयली पोर्शन होता है वेस्ट मटेरियल का, जो हम रिमूव करना चाह रहे होते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर से, तो लिपिड्स के जो हाइड्रोफोबिक एंड्स होते हैं वो उसे उसको सॉल्वेट कर लेते हैं, और उससे होता ये है कि सेंटर में जो टेल्स हैं उन्होंने एग्रीगेट बनाया है। इस तरह की एग्रीगेट फॉर्मेशन का फ़ायदा ये होता है कि ऐसी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में एक तो अनफेवरेबल कंटेक्ट्स पोलर और नॉन पोलर टेल्स के दरमियान में वो नहीं रहते, यानी पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं इस लिपिड मटेरियल की, उसमें इंटरेक्शन नहीं हो पाता, विच इज़ हाईली अनफेवरेबल। और इस तरह ये होता है कि जो ग्रीजी या ऑयली वेस्ट मटेरियल है उसको ये टेल्स एंट्रैप करके सेंटर में ले आती हैं, और सेंटर में एंट्रैप करने के बाद ये पूरा जो स्फीयर होता है या मॉलिक्यूल ये इसकी सॉल्वेशन पॉसिबल होती है। तो सॉल्वेशन होने के साथ ये सारा जो मटेरियल है, डस्ट है, डर्ट है या वेस्ट है, वो सरफेस से या जिस चीज़ को हम वॉश करना चाह रहे हैं उससे ये रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिफरेंट टाइप्स दिखाई हुई हैं डिटर्जेंट्स की, और हमने अभी ये पढ़ा है कि ये सिंगल टेल्ड होते हैं, इनकी एक टेल होती है। अब टॉप पर जो है वो सोप का बताया इन्होंने, और इसका सॉल्ट है सोडियम के साथ, तो ये स्टीरिक एसिड है और सोडियम के साथ इसका सॉल्ट है। पोलर हेड ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सोडियम स्टीरेट बन गया, और इस तरह से ये जो इसकी स्टीरेट टेल है, ऐसी टेल्स मिलकर वो ग्रीस को या ऑयल को एंट्रैप कर लेती हैं। नेक्स्ट है एनायनिक डिटर्जेंट, इसमें सल्फोनेट ग्रुप है जो पोलर ग्रुप है, और बाकी वही जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है। थर्ड पर कैटायनिक डिटर्जेंट है, इसमें जो हेड ग्रुप पोलर हेड ग्रुप है वो कैटायन है, और वो है ट्राईमिथाइल अमोनियम क्लोराइड, और बाकी वही चेन है। ऐसे ही जो है वो नॉन आयनिक डिटर्जेंट है, इसमें एथिलीन ग्लाइकोल है, और जो है वो डोडेसाइल ईथर है इसका हेड ग्रुप। अब ये सिंगल टेल लिपिड्स जो हैं वो माइसेल्स ही क्यों बनाते हैं, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग रीज़न है, और इसका जो सीक्रेट है वो हर एक सिंगल लिपिड मॉलिक्यूल के अंदर छुपा हुआ है। अब आप इसकी स्ट्रक्चर पे अगर गौर करें, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया हुआ है, तो उसमें एक हेड है जो पोलर है और एक टेल है जो नॉन पोलर है। और हमने ये पढ़ा था कि नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर वॉन डेर वाल्स फोर्सेस होती हैं,
जो शॉर्ट रेंज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इन मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो इस तरह से एक ट्रायंगुलर या कोनिकल, आप कहते हैं कोनिकल, एक सरफेस सी बन जाती है, एक उसको जो है वो कवर कर लेती है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, या इसका जो फील्ड बनता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का, वो उसको कवर कर लेता है पूरे मॉलिक्यूल को। और वो राइट फ्रॉम अपसाइड डाउन जब वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का हम एक उसको मैप आउट करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उसका पैटर्न कुछ कोनिकल सा बन रहा है कि नीचे आते आते आहिस्ता आहिस्ता फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो रिड्यूस हो रही हैं और इस तरह से एक कोनिकल सी शेप बन जाती है हर एक मॉलिक्यूल की। जब ये कोनिकल शेप बन जाती है तो ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल इकट्ठे होंगे वो कोनिकल होने की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता उनके दरमियान का फासला सेंटर से कम होता जाएगा, और इस तरह से जो अपर उनका हेड ग्रुप है या पोलर हेड है वो उसकी सरफेस ज़्यादा है, और जैसे हम टेल की तरफ आ रहे हैं, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में, वो टेल की तरफ आकर सरफेस कम होती जाती है उसका। इस कोनिकल सरफेस की वजह से हर एक मॉलिक्यूल जो नेक्स्ट ऐड होता है वो आगे थोड़ा सा बेंड होता जाएगा, एंगुलर उसकी जो पोजीशन होगी वो एंगुलर होती जाएगी, और जब ये बहुत सारे हो जाएंगे तो फिर ये पूरा एंगुलर करते करते एक जो है स्फीयर बन जाएगा, स्फीरॉइडल इसकी एक सरफेस अपीयर होगी, जिसमें जो पोलर हेड ग्रुप्स हैं वो बाहर की तरफ एक्सपोज होंगे और नॉन पोलर जो टेल्स हैं वो अंदर की तरफ बरीड हो जाएंगी और दरमियान में जो है वो एंट्रैप कर लेंगी लिपिड पार्टिकल को या ग्रीसी या ऑयली वेस्ट मटेरियल को एंट्रैप कर लेंगी। ये इन केस ऑफ डिटर्जेंट्स या हम सर्फेक्टेंट्स की बात कर रहे हैं अगर, या सोप्स वगैरह की, तो उनमें क्योंकि सिंगल टेल्ड ये लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली पैटर्न बनेगा ही ऐसा। साथ से एक जो है वो बड़ा एक स्फीयर दिखाया हुआ है कि अगर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो इनके लिए फेवरेबल नहीं है, क्योंकि दरमियान में वाटर मॉलिक्यूल को एंट्रैप कर लेंगे और उसकी वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा मॉलिक्यूल और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये जो छोटे छोटे स्फीरॉइडल एक स्फीयर्स हैं इस तरह के, उनके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे इसी को ज़रा फर्दर एलेबोरेट किया हुआ है इसी सारी थ्योरी को, और यहाँ पर जो आप स्फीयर देख रहे हैं इसमें क्लियरली आपको दरम्यान में ग्रीस पार्टिकल दिखाया गया कि ग्रीस इसने उसको एंट्रैप कर लिया है जो इसकी नॉन पोलर टेल्स हैं, और जो हेड ग्रुप्स हैं वहाँ पर बिल्कुल क्लियरली सॉल्वेशन दिखाई गई है कि जो नेगेटिवली चार्ज इसके हेड ग्रुप्स थे जिनमें मोस्ट प्रोबेबली जो हैं वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स ही हैं, या बाकी भी हमारे पास एनायनिक डिटर्जेंट्स के अंदर नेगेटिव ही उसके ऊपर चार्ज होगा, तो इसको पॉजिटिव चार्जेस ने सॉल्वेट किया हुआ है। पॉजिटिव फॉर एग्जांपल अगर वाटर है तो हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे होगी तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और सॉल्वेशन पॉसिबल होगी इस तरह से। तो इस तरह से ये होगा कि एक तो इसने वेस्ट मटेरियल को एंट्रैप कर लिया खुद, और सॉल्वेट होके पानी के साथ ही ये रिमूव हो गया सारा जो इसमें डस्ट थी या डर्ट थी या वेस्ट था, वो इस तरह से उसने जो है वो क्लींजिंग उसका एक्शन कंप्लीट हो गया। आप नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे कि अब हमारे पास यही लिपिड मॉलिक्यूल, ये टू टेल्ड लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं। पहले हम वन टेल्ड के बारे में पढ़ रहे थे, अब जो टू टेल्ड मॉलिक्यूल्स हैं उसकी ज्योमेट्री अगर देखें तो वो ऐसी कोनिकल ज्योमेट्री नहीं होगी, बल्कि वो सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री उसकी होगी। उसमें दो जो टेल्स हैं वो स्टेबल कर रही हैं और उनके अंदर जो वंडर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनका पैटर्न चेंज नहीं हो रहा। इस तरह से दो टेल्स होने की वजह से एक सिलेंड्रिकल पैटर्न जो है वो अचीव हो जाता है। तो इस तरह के टू टेल्ड लिपिड मॉलिक्यूल्स जब भी एग्रीगेट बनाएंगे तो दे विल नॉट फाइनली फॉर्म एग्रीगेट्स, बल्कि उसमें ये होगा कि वो एक फ्लैट सरफेस बना देंगे, फ्लैट पैटर्न बना देंगे, और वो एक फ्लैट सरफेस होगी। इसमें एक ये पॉसिबिलिटी आ जाती है जैसे सिंगल टेल के अंदर वो हमेशा एंगुलर साइड पर ही वो बेंड करता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता और स्फीयर बन जाएगा। यहाँ पर क्योंकि सिलेंड्रिकल है तो साथ साथ पैरेलल में ऐड होते जाएंगे, और दूसरा ये होगा कि क्योंकि ये बेंड नहीं हो रहा तो इसकी जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं वहाँ पर दूसरे ऐसे ही नॉन पोलर ग्रुप्स जो हैं वो आकर अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो उससे होता ये है कि एक लेयर जो बन रही है लिपिड्स की जिसमें पोलर हेड ग्रुप ऊपर की तरफ है, यानी सरफेस इट इज़ फेसिंग आउटवर्ड्स, और जो टेल्स हैं उनको बरी होना चाहिए, लेकिन अब वो क्योंकि एक फ्लैट सरफेस बन गई है तो एक दूसरी ऐसी ही लेयर लिपिड्स की जिसके हेड ग्रुप्स बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं और उसकी टेल्स अंदर की तरफ हैं। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं इनकी उसकी टेल और इसकी टेल ये आपस में इंटरेक्ट कर जाएंगी। जैसे आप इधर फिगर में देख रहे हैं बाई लेयर बन रही है, तो बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है कि एक लेयर है लिपिड की,
वो अप साइड पर है और डाउन साइड पे दूसरी लेयर है, लेकिन ये इस तरह ही है कि दोनों के जो पोलर हेड ग्रुप्स हैं वो बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं, और इन दोनों के जो नॉन पोलर टेल्स हैं वो दोनों अंदर की तरफ फेस कर रही हैं। और ये वही रूल है हमारे पास कि लाइक डिजॉल्व लाइक या लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो ये जो नॉन पोलर है उसने नॉन पोलर को अट्रैक्ट किया, तो इस तरह टेल्स, एक लेयर की टेल्स ने दूसरी लेयर की टेल्स को अट्रैक्ट किया, और ये इस तरह से एक हमारे पास लिपिड बाय लेयर की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में आप बिल्कुल जो हमारे पास स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स हमने पढ़े थे और हमने ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स पढ़े थे, तो आपको समझाने के लिए मैंने ये खुद ड्रॉ किया है। और ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स हमने दो टाइप्स पढ़ी थी फॉस्फोलिपिड्स के अंदर, जिसका हमने कहा था कि इनके अंदर एक पोलर हेड ग्रुप होता है। हमने लेसिथिन्स के बारे में पढ़ा था, हमने सेफेलिन्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि इनका जो पोलर हेड ग्रुप होता है वो उसमें एथेनॉलमीन हो सकता है या कोलिन वगैरह हो सकता है। तो मैंने जो ये इस स्लाइड के ऊपर एक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड को ड्रॉ किया है। इसे आप अगर एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर देखें अपनी, तो बिल्कुल ग्लिसरोल ही है, ये 3 कार्बन है और ग्लिसरोल के साथ एस्टेरिफिकेशन हुई पड़ी है हर एक कार्बन के ऊपर एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन के साथ। तो अल्फा और बीटा कार्बन के ऊपर आप देख रहे हैं कि लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन ही हैं, लेकिन अल्फा प्राइम कार्बन के ऊपर जो मैंने रेड कलर में दिखाया हुआ है ग्रुप, ये फॉस्फोराइल ग्रुप है। नेक्स्ट में बिल्कुल इसी फिगर को मैंने ये किया है कि इसका अल्फा प्राइम जो कार्बन है इसको बेंड करके अपर साइड पर ले आया हूँ। तो अब आप देखें तो पोलर हेड ग्रुप ऊपर की तरफ आ गया और दोनों टेल्स जो हैं वो नीचे की तरफ आ गई। इसको मैंने स्फीयर बना दिया इसका, और इसके सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो ये सर्कल अगर आप देखें तो बिल्कुल पोलर हेड ग्रुप की तरह जो आपने अभी लिपिड बाय लेयर में देखा कि 2 टेल्ड या बाई टेल्ड जो मॉलिक्यूल होता है, बिल्कुल इसकी वही एक स्ट्रक्चर बन रही है 2 टेल्ड मॉलिक्यूल वाली, जिसमें पोलर हेड ग्रुप जिसको मैंने बेंड करके अपर साइड पर दिखा दिया है, और इसके गिर्द रेड स्फीयर मैंने ड्रॉ कर दिया है। और साथ ही आप देखें तो मैंने इसको सिंपल फॉर्म में, जैसे आपने मॉलिक्यूल देखा है कि लिपिड का मॉलिक्यूल 2 टेल्ड हब हेड ग्रुप के साथ और 2 टेल्स हैं इसकी, वो दिखा दिया है। तो ये तो केस होगा इन केस ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली आपको समझ आ रही है। नेक्स्ट स्लाइड में स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स की बात करते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो हमने ये कहा था कि स्फिंगोसिन जो न्यूक्लियस है उसके पहले 3 कार्बन जो हैं दे आर एनालॉगस टू ग्लिसरोल। अब इस पर जो नॉन पोलर टेल्स अटैच हैं उसको मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है कि ये जो इसका पोलर हेड ग्रुप है जिसमें फॉस्फोराइल ग्रुप है और साथ उसमें एथेनॉलमीन अटैच हुआ पड़ा है, अगर आपको ये समझ आ रहा है तो आप आसानी से देख सकते हैं कि इसमें वैसे ही 2 टेल्स बन रही हैं, यानी नाइट्रोजन के साथ जो एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन अटैच है और बाकी स्फिंगोसिन न्यूक्लियस की इटसेल्फ जो एक लॉन्ग टेल है, इनको अगर हम सेपरेट कर दें तो बिल्कुल वैसे ही ये पोलर हेड ग्रुप जो है वो हमारे पास इसका पैटर्न वही बन जाता है कि 2 टेल्ड लिपिड मॉलिक्यूल, और इसको भी मैंने आपको सिंपल फॉर्म में ड्रॉ करके इधर शो किया है। नेक्स्ट आप जो स्फीयर देख रहे हैं इसमें अब एक तरह का आपको वेसिकल टाइप दिखाया गया है कि सेलुलर ऑर्गेनेल्स कैसे पैक हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली जब भी लिपिड बाय लेयर बनेगी उसमें टेंडेंसी होगी कि वो एक स्फेरिकल फॉर्म में वो आ सकती है, और इस तरह से आएगी स्फेरिकल फॉर्म में जैसे आपने सेलुलर ऑर्गेनेल्स का पढ़ा है कि वो अपने अंदर लिक्विड को कैप्चर कर लेती हैं। उनके अंदर एक फॉर एग्जांपल अगर एक सेल है, सेलुलर ज्योमेट्री है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है और सेलुलर ऑर्गेनेल्स भी होती हैं सेल के अंदर। तो सेल ने उन सबको एनट्रैप किया होता है, उन सबको एनक्लोज किया होता है और एक एनकैप्सुलेटेड फॉर्म में ये सारा कुछ उसके अंदर बंद होता है सेल के अंदर। तो यहाँ पर दरमियान में जो आपको नज़र आ रहा है एक्वस कैविटी, वो उसको आप कंसीडर कर लें कि ये एक सेलुलर मेम्ब्रेन है या किसी ऑर्गेनेलिक मेम्ब्रेन है, लेकिन अल्टीमेटली यही होगा कि इस ऑर्गेनेलिक के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो फ्लूइड एंट्रैप होगा, एक्वस कैविटी बन जाएगी। तो इस तरह से लिपिड बाय लेयर की फॉर्मेशन आसानी से समझ आ जाती है कि ऐसा क्यों होता है। जो 2 टेल्ड मॉलिक्यूल्स हैं लिपिड के और उनमें फ़र्क कैसे है 1 टेल्ड मॉलिक्यूल से या सिंगल टेल्ड मॉलिक्यूल से,
और क्यों ये बायोलॉजिकल या लिविंग सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं जो टू टेल्ड लिपिड्स हैं, और क्यों ये ज़रूरी हैं हमारे लिए कि जो ह्यूमन या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग सिस्टम्स हैं, उनके अंदर टू टेल्ड जो लिपिड्स हैं वही एग्जिस्ट करते हैं। और इसी तरह से जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स हैं वो भी जस्टिफाई हो जाते हैं कि हमारी ज़्यादातर सेलुलर मेम्ब्रेन्स के अंदर जो उनके कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो फॉस्फोलिपिड्स हैं, चाहे वो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हों या स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स हों। बेसिकली दे आर हेल्पिंग आउट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेलुलर मेम्ब्रेन or the bilayered membrane, which is forming a very compact compartment in which all the cellular contents are enclosed, encapsulated, and it is a very safe compartment. नेक्स्ट और सेकंड लास्ट स्लाइड में हम स्ट्रेट वे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के ऊपर आ जाते हैं, और यहाँ पर आपको यही मेम्ब्रेन दोबारा शो की गई है। इसमें अरेंजमेंट बताया गया है कि किस तरह जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो एक बायलेयर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं, और साथ ही क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये सिंपली एक बायलेयर नहीं होती या सिंपली लिपिड बायलेयर नहीं होती, बल्कि इसके अंदर एम्बेडेड प्रोटीन्स भी होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होती हैं, ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं। तो मैं उन सारी डिटेल्स में नहीं जा रहा, जैसे मैंने पहले कहा था। तो एक सिंपल सी हमने ज्योमेट्री इसमें दिखा दी है। अब इसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो एक मेजर पोर्शन होता है, और सिग्निफिकेंटली प्रोटीन्स को इसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो उसका दिखाया गया है कि प्रोटीन जो हैं वो इसके अंदर बायलेयर में एम्बेडेड होती हैं। जो बायो के स्टूडेंट हैं उन्होंने तो काफ़ी डिटेल में इसको पहले ही पढ़ा हुआ है, और बल्कि उन्होंने ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में भी पढ़ा हुआ है, और हमने अभी भी इस कोर्स में भी पढ़ा था उनके बारे में। तो ऐसे ही जो अगर लिपिड्स के साथ कुछ मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के या रिलेटेड मॉलिक्यूल्स के अटैच होंगे यहाँ पर लिपिड बायलेयर के अंदर, तो वो ग्लाइकोलिपिड्स बना देंगे। अदरवाइज अगर प्रोटीन से अटैच होंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन बना देंगे। लास्ट स्लाइड के अंदर आपको ये सारा पैटर्न क्लियरली दिखाया हुआ है कि किस तरह से प्रोटीन एम्बेडेड होती हैं लिपिड बायलेयर के दरमियान से। उन्होंने जो है वो स्प्लिट कर दिया है, और स्प्लिट करने के बाद आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि प्रोटीन किस तरह से इसके अंदर एम्बेडेड होती हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।